मॉडर्न वॉरफेयर के अंदर वॉर जो है कन्वेंशनल नहीं रही, वो न्यूक्लियर भी नहीं रही, वो उससे बढ़ चुकी है, वो अब साइबर वॉर है। और इसकी सबसे बड़ी निशानी ये है कि कल रात को एक तो अफवाज पाकिस्तान जागी होती है और एक मैं जागा होता हूँ। हुआ ये कि सीबीसी की एक गुमराह कुन खबर आई जो मेरी नज़र पड़ी, उसके ऊपर आधी रात की बात है, कल रात की आपको बात बता रहा हूँ। और उसके अंदर एक बहुत ख़तरनाक खबर सीबीसी ने अपनी तरफ से स्कूप बना के ट्वीट करवाई हुई थी या छापी हुई थी सोशल मीडिया पे। वो ये थी कि नूर खान एयर बेस के ऊपर जो है पाकिस्तान ने ईरानी तैयारों को पनाह दी हुई है, ईरानी तैयारों को पार्क किया हुआ है। और इससे पाकिस्तान की जो मीडिएटर की पोजीशन है वो ऑब्वियसली उस कॉम्प्रोमाइज़ होती है। ये मुझे खबर सुन के मैं तो आई वॉज शॉक। तो मैंने अपने ज़राए से पता किया और कल रात को जो ट्वीट किया, ये खबर पढ़ते ही सबसे पहले इस ट्वीट के ज़रिए मैंने जो पोस्टमार्टम किया सीबीसी की इस न्यूज़ का, वो आपके सामने एक दफ़ा फिर रख देते हैं। झूठ और गुमराह कुन प्रोपेगेंडा सीबीसी ने किया। और मैंने अपने ट्वीट में जो जिम्मेदार ज़राए से पता किया तो पता चला कि हुआ एक्चुअल सिचुएशन क्या है, जिसको इन्होंने झूठ बनाकर पाकिस्तान की जो पोजीशन है, जो क्रेडिबिलिटी है, जो पाकिस्तान ने सेक्रेटरी अचीव की है पूरी दुनिया में अपनी मीडिएशन की वजह से, सफारतकारी की वजह से और पीस इनिशिएटिव की वजह से, ईरान और अमेरिका जैसी दो पावर्स के दरमियान करा के, वो उसको इफेक्ट करने के लिए ये सब कुछ किया गया। ये किया किसने है, इसके पीछे कौन हो सकता है, मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले आप जरा ट्वीट पे जो मैंने लिखा है आपको मैं वो बताया। तो ईरानी तैयारों के हवाले से ये तासुर गुमराह कुन है, क्योंकि वहाँ पे जो तैयारे हमने किसी ज़माने में अगर दिए भी होंगे, जिस दौरान ये मीटिंग चल रही थी, वो सिर्फ सफारती और लॉजिस्टिक सरगर्मियों से हटकर उनको जो पेश किया जा रहा है वो गलत है। जंगबंदी और इस्लामाबाद मुज़ाकरात के पहले दौर के बाद ईरान और अमेरिका दोनों के तैयारे पाकिस्तान पहुँचे ताकि सफारती अमले और सिक्योरिटी टीमों की नकलो हरकत मुमकिन बनाई जा सके। इसी दौरान कुछ तैयारे आर्जी तौर पर नूर खान एयरबेस पर मौजूद रहे, जिसकी वजह सिर्फ लॉजिस्टिक इंतजाम थे। कुछ ईरानी एहलकार मुज़ाकरात और ईरानी वज़ीर ख़ारजा की मुतवक्का दौरे के पेश नज़र वहाँ मौजूद रहे। इस अरसे में अमरीकी तैयारे एहलकार भी मौजूद थे और बाद में इलाकाई बेसिस की तरफ मुंतकिल हो गए। ये तैयारे जंग के दौरान नहीं बल्कि ऐलान शुदा जंग बंदी के बाद मौजूद थे, इसलिए उन्हें किसी तहफ़्फ़ुज़ या हंगामी सूरत हाल से जोड़ना कतन गलत है। और पाकिस्तान का ऑब्वियसली मौक़िफ़ इसमें क्लियर कट है। आज तो फॉरेन मिनिस्ट्री का मौक़िफ़ भी आ गया, लेकिन मैंने तो खैर ये रात को बता दिया था। और आप सोचें कि अमेरिका जैसा मुल्क, सुपर पावर, जो सैटेलाइट के जरिए घरों के अंदर तक पता करा रहता है कि इंसान किस करवट पे लेटा हुआ है, उसको ये पता ही नहीं चला कि ईरान के तैयारे जो है वो पाकिस्तान ने ईरान से बचाकर। इस खबर में और झूठ ये भी था कि अफगानिस्तान में भी तैयारे ईरान ने रखवाए, वहाँ से भी तरदीद आ गई है। तो सवाल ये है कि सीबीएस का मामला नहीं है। सीबीएस तो एक टूल हो सकता है, किसी लॉबी का एजेंडा टो कर सकता है। वो लॉबी कौन सी है जिस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ सरगर्म है? तो उसके लिए मैं आपको लेके जाऊँगा 2 दिन पहले 60 मिनट्स के ऊपर जो है सीबीएस के, आई थिंक 60 मिनट्स के ऊपर जो है इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने एक इंटरव्यू दिया। और उस इंटरव्यू के अंदर उन्होंने बहुत सी बातों में जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, वो उन्होंने बताया कि किस तरह पाकिस्तान के साइबर वॉरफेयर ने या पाकिस्तान के सोशल मीडिया ने, बकौल उनके, हम तो नहीं कह रहे कि हम ये करते हैं, लेकिन बकौल उसके वो बड़े रंजीदा नजर आए पाकिस्तान का नाम लेते हुए, वो बड़े हर्ट नजर आए और वो बड़े शिकस्त खुर्दा नजर आए इजराइल के प्राइम मिनिस्टर, जब वो बताया उन्होंने कि किस तरह पाकिस्तान के सोशल मीडिया जो है बकौल नेतन्याहू के, वो ज़ख्म पे ज़ख्म और हर्ट कर रहा है इजराइल की पूरी वॉर को। उसका ज़रा एक झलक आपको दिखा देते हैं। आपने देखा कि कितना शिकस्त खुर्दा अंदाज में वो बता रहे थे कि पाकिस्तान ने उनको सोशल मीडिया पे कैसे हर्ट किया है। और ये जो सीबीएस की न्यूज़ है जिसको ये इंटरव्यू भी दे रहे थे, ये उसी के साथ जोड़ के आपको देखना चाहिए कि ये खबर कहाँ से चलती है, कहाँ से आती है और कौन लोग इफेक्ट कर रहे हैं। मैं आपको मजीद इसको आगे लेके जाऊँगा थोड़ी सी गहराई में। बीबीसी ने एक रिपोर्ट दी है। बीबीसी जो है वैसे बड़ा क्रेडिबल दाना समझा जाता है, लेकिन ऑब्वियसली जूइश लॉबी जो है उसके असर से बच कोई नहीं पाया। बीबीसी ये तो बता रहा है कि जी काबुल में पाकिस्तान जब स्ट्राइक करता है तो पता नहीं कितने आम लोग मारे जाते हैं, लेकिन उनको ये समझ नहीं आ रही कि एक तो पाकिस्तान आम लोगों को टारगेट करे इन फर्स्ट प्लेस, वो तो टेररिस्ट सेंचुरीज जो है उनको सेंचुरीज के ऊपर अटैक कर रहा है। और ये भी जब मुज़ाकरात दोहा और टर्की वगैरह में फेल हुए, जब हमने समझाया बहुत अफगानिस्तान को कि भाई ये टेररिस्ट है, आपका इनसे क्या ताल्लुक है, हमने आपको इतना सपोर्ट किया, इतनी कुर्बानियां दी, महाजिरों को ठहराया, इन टेररिस्टों को या हमारे हवाले कर दें या इनको कहेंगे यहाँ से निकल जाए। वो जब उन्होंने जो है वो नहीं किया ये काम और वहीं से ऑपरेट किया जा रहा है, पाकिस्तान के ऊपर हमले किए जा रहे हैं टेररिज्म के, तो पाकिस्तान ने अटैक करना ही है, पाकिस्तान रिटेलिएट करना ही करना है। और बीबीसी की बायसनेस इस बात से आप अंदाजा लगाएं कि बीबीसी ने टोटल इन्वायरमेंट के मुतालिक बात नहीं कर रहा जिसमें पाकिस्तान तालिबान के उन हिस्सों के ऊपर अटैक कर रहा है, उन ग्रुप्स पर अटैक कर रहा है जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहे हैं। वो बीबीसी की पूरी रिपोर्ट में आपको मिसिंग नजर आएगी। उसमें यह भी मिसिंग नजर आएगी कि अभी पिछले 48 घंटे के अंदर
बन्नू के थाना फतह खेल पर खुदकुश हमला हुआ, यहाँ पे पुलिस एहलकार मारे गए। लकी मुनव्वत में हमला हुआ, यहाँ पे लोग शहीद हुए। इसके मुतालिक, और ये सारे के सारे ऑपरेट कहाँ से हो रहे हैं? अफगानिस्तान के अंदर से। इसके मुतालिक बीबीसी ने कुछ नहीं लिखा कि जनाब जो टेररिज्म वहाँ से हो रहा है, जिसको काउंटर हम कर रहे हैं, आम सिविलियंस, आम पुलिस वाले, सिक्योरिटी एहलकार जो शहीद हो रहे हैं, इस पर बात नहीं की जा रही। तो ये पूरे का पूरा जो CBS की स्टोरी है, जिसमें ईरान का डाल दिया कि जी एक अहम काना बात कर दी कि अमेरिका को भी नहीं पता, अमेरिका जो सैटेलाइट के जरिए लोगों के घरों तक पहुंच जाता है, उसको भी पता नहीं चला कि वो जहाज़ पार्क हुए में ईरान के पाकिस्तान। इसमें कॉन्स्पिरेसी एक तो ये कि पाकिस्तान के स्टैच्यू पर अटैक किया जाए, इजराइल एंड इंडिया की पक्की पक्की लॉबी जिसे आप कहते हैं ना, वो नज़र आ रही, खुल के नज़र आ रही है। दूसरा ये कि पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी जो है वो अमेरिका के आगे, वेस्ट के आगे जो है उसको मुतासर किया जाए, अमेरिका के सामने पाकिस्तान की पोजीशन को ऑकवर्ड किया जाए। और तीसरा जो गल्फ कंट्रीज है, ऑब्वियसली गल्फ कंट्री सारी की सारी ईरान के साथ तो नहीं, बल्कि कोई भी ईरान के साथ नहीं है, तो पाकिस्तान के तमाम गल्फ कंट्रीज के साथ एक्सेप्शनल ताल्लुकात है। और ये पाकिस्तान की एक्सेप्शनल फॉरेन पॉलिसी है कि जिसने वो कंट्रीज जो आपस में एक दूसरे के साथ शायद उतनी दोस्ती भी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के साथ सब अच्छे मामलात के साथ है। क्या UAE जिनका कर्जा हमने वापस कर दिया, उसके भी एक्सेप्शनल ताल्लुकात है पाकिस्तान के साथ? क्या वो कतर, क्या वो सऊदी अरेबिया, क्या वो कुवैत, क्या वो इराक? तो इस खबर का, ये जो गुमराहकुन खबर, जिसका मकसद ये भी था कि ये पोर्ट्रे किया जाए कि पाकिस्तान बायस्ड हो गया है, पाकिस्तान ईरान को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, ना सिर्फ अमेरिका की आंखों में धूल झोंक के, पूरी दुनिया की आंखों में धूल झोंक के, पूरी सैटेलाइट की आंखों में धूल झोंक के, बल्कि गल्फ कंट्रीज़ के इंटरेस्ट के खिलाफ भी ईरान के साथ खड़ा हो गया। हालांकि दिस इज़ नॉट फैक्चुअल। पाकिस्तान ने अपना काम बड़ी ईमानदारी और बड़ी जिसे कहते हैं ना क्रेडिबिलिटी, ऑनेस्टी से किया है, जिसमें ईरान का भी साथ दिया है, अमेरिका का भी साथ दिया है पीस के लिए, और पूरी दुनिया का साथ दिया है। इस सारी सिचुएशन पे बात करेंगे। उससे बढ़कर बुध यानी कल इस वक्त ईरान के जो चाइना का जो विजिट है अमेरिकन प्रेसिडेंट का, वो बड़ा अहमियत का हामिल है, और उसके अंदर बहुत सी अहम बातें की जा रही हैं कि उसमें क्या निकल आ सकता है, क्या हो सकता है। फॉरेन अफेयर्स मैगजीन जो है उसने बड़ी एक्सेप्शनल स्टोरी निकाली है इस मीटिंग के ऊपर। ये मीटिंग जो है ये आम मीटिंग नहीं रह गई, क्योंकि ईरान वो कंट्री है जिसको चाइना का क्लोजेस्ट एलाई समझा जाता है। अमेरिका के प्रेसिडेंट विदाउट एनी डील जो है वो जा रहे हैं चाइना के प्रेसिडेंट से मिलने के लिए, और ऐसे मौके के ऊपर जबकि चाइना उनको जब देखेगा, चाइना का प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को, तो उसको नजर आएगा कि ये वो डोनाल्ड ट्रंप है जिसको चाइना के क्लोजेस्ट एलाई ईरान ने नाको चैलेंज चपवाए हुए हैं। इस सिचुएशन के अंदर वीकनेस की पोजीशन से जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप बहुत से लोगों के नज़दीक। अपने मुल्क के अंदर बड़ी वीक पोजीशन में, राइटर्स का जो लेटेस्ट सर्वे आया है 67% अमेरिकन जो हैं उनको ये पता ही नहीं है कि ये वॉर डोनाल्ड ट्रंप ने क्यों शुरू की है। लेकिन इन तमाम चीज़ों से कतई नज़र डोनाल्ड ट्रंप की जो दिमागी हालत है वॉर को लेकर, वो इतनी ख़तरनाक है कि इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो अमेरिका के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग हो रही है सिक्योरिटी की, जिसके अंदर यह तय किया जाएगा, मेरे सामने अमेरिकन मीडिया की खबरें हैं, 3 ऑप्शंस डिस्कस किए जा रहे हैं। नंबर 1, पहला ऑप्शन तो ये है कि प्रोजेक्ट फ्रीडम दोबारा शुरू किया जाए, जिसके तहत अमेरिकी बहरिया जो है वो अपना हरमुज़ में तजारती जहाज़ों की रहनुमाई हिफाजत करे, अंदर जाके फायरिंग भी होगी, उसमें क्रॉस फायर भी हो सकता है, पाकिस्तान की वजह से इसको रोका हुआ था। दूसरी ऑप्शन ये डिस्कस हो रही है इस वक्त जबकि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अमेरिकन सिक्योरिटी काउंसिल के सिक्योरिटी ब्रीफिंग के अंदर जो प्रेसिडेंट ले रहे हैं इस वक्त, वो ये कि एक ऑप्शन ये कि ईरान पर दोबारा फ़ज़ाई हमले शुरू कर दिए जाए, जिसके तहत पहले निशानज़दा तकरीबन 25% अहदाफ को निशाना बनाया जा सकता है जिन पर अभी तक हमला नहीं किया गया, नए 25% अहदाफ। और तीसरा ऑप्शन ये डिस्कस किया जा रहा है कि इजरायली हुकूमत भी क्योंकि अमेरिका पर दबाव डाल रही है कि ईरान के एनरिच यूरेनियम ज़खायर पर कब्जा किया जाए, तो उन पर कब्जा करने के लिए कुछ स्पेशल फोर्स का ऑपरेशन भेजा जाए ईरान के अंदर। इस वक्त एक और बड़ी ख़तरनाक चीज़ जो है कि अमेरिका ने जोहरी सलाहियत की हामिल आप दोस्त जो है वो जिब्राल्टर पहुँचा दी है। इससे इस पूरे खित्ते के अंदर कशीदगी है, और अमेरिकी बहरिया ने तस्दीक की है कि ये बैलिस्टिक मिसाइल आप दोस्त समुंदर से जोहरी वॉर हेड ले जाने वाली और मिसाइल दागने की सलाहियत रखती है। इसको उन्होंने मिडल ईस्ट के वाटर्स के पास पहुँचा दिया है। ये तमाम सिचुएशंस और इस तमाम उसके अंदर इस वक्त बात करने की कोशिश करेंगे। सैयद मोहम्मद अली साहब, जौहर सलीम साहब, एयर कमांडो रिटायर्ड खालिद चिश्ती हमारे साथ मौजूद हैं। सैयद मोहम्मद अली साहब, सबसे पहले CBS की गुमराहकुन स्टोरी, व्हाट्स योर टेक? मैं समझता हूँ कि ये ख़बर जो है ये गुमराहकुन स्टोरी इस बात का सबूत है कि जो सेहूनी लॉबी अमेरिका में जो इस जंग को शुरू कराने का मूजिब बनी,
वहाँ शदीद ये तशवीश पाई जाती है कि कहीं ये अमन का अमल जो पाकिस्तान की कोशिशों से जारी है वो कहीं कामयाब ना हो जाए। तो मैं तो इस तरह के जो प्लांटेड फेक स्टोरी है उसके काफ़ी दूसरे तरफ समझता हूँ कि उनकी तशवीश जो है इसका मतलब है कि उसमें कोई वज़न है और वो ये एंटिसिपेट कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में शायद कोई मेजर प्रोग्रेस हो सकती है। दूसरी बात मैं आपसे मुकम्मल एग्री करता हूँ कि जो 3 इसके अहदाफ हैं इस फेक नैरेटिव स्ट्राइक के, वो पाकिस्तान की कौमी सलामती और बढ़ते हुए कद काठ और स्टेटस के ऊपर हैं कि उसके एतमाद को अमरीका में भी, अरब दुनिया में भी नुकसान पहुँचाया जाए और इस अमन के अमल को सबोताज किया जाए। तो मैं समझता हूँ, और इसको रीट्वीट किया है, आपने देखा कि लिंसी ग्राहम ने, जो कि वो क्रिटिकल रोल उन्होंने प्ले किया इस हद तक कि इस जंग से कबल उन्होंने इसराइल का दौरा किया और इसराइली अपोजिशन लीडर से मुलाकात करके उनको कायल किया कि जनाब आप नेतन्याहू के ऊपर तनकीद और दबाव डालना बंद कर दें और आप उनके साथ ताउन करें ताकि वो फैसला कुन अंदाज में मिलकर ईरान को तबाह कर सकें। तो उनका बैकग्राउंड तो इस किस्म का है। और दूसरी बात यह कि बड़ी दिलचस्प बात यह है कि CBS की जो क़यादत है इस वक्त, अमरीकी मीडिया को आज़ाद समझा जाता है, मैंने भी अमरीकी मीडिया में काम किया हुआ है वहाँ, लेकिन CBS एक मखसूस एक सोच और एजेंडे पे काम कर रहा है। उसकी जो क़यादत है, उसके वालिद साहब आप जानते हैं कि वो एक तंजीम है फ्रेंड्स ऑफ इसराइली डिफेंस फोर्सेस, उसको उन्होंने 16.6 मिलियन डॉलर की इमदाद दी थी कि इस वक्त इसराइली फ़ौज की माशी मदद करना हमारी एक ज़िम्मेदारी बनती है। तो इस तंजीम से वो मुंसलिक रहे हैं। तो उनके मालिकान, उनकी लीडरशिप का एजेंडा बिल्कुल वाज़ेह है। और सबसे मज़ाक़ खेज़ बात एक सिक्योरिटी एनालिस्ट की हैसियत से ये है, आपको चिश्ती साहब भी बताएंगे कि इस वक्त मेरे घर के बाहर जो गाड़ी खड़ी हुई है ना, उसको मैं आधे घंटे में कमर्शियल रेट पे ओपन सोर्स इंटेलिजेंस या सैटेलाइट इमेजरी से बता सकते हैं आप कि कौन सी गाड़ी मोहम्मद अली के घर के बाहर खड़ी हुई है। तो बात दरअसल ये है कि इस वक्त आपने देखा न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक काफ़ी एम्बैरेसिंग स्टोरी थोड़े दिन पहले की थी कि जनाब कितना नुकसान ईरानी हमलों ने अमरीकी अहदाफ को पहुंचाया है ओपन सोर्स यूरोपियन कमर्शियली अवेलेबल सैटेलाइट इमेजरी से। तो इस तरह की बात, ये मज़ाक़ खेज़ बात है, जो ये बात हकीकत है कि ईरान और अमेरिका चूंकि दोनों के हम एहतराम और एतमाद को एंजॉय करते हैं, तो उनके मंदूबीन पाकिस्तान आते रहते हैं, उनके जहाज़ यहाँ लैंड करते रहे, ये नॉर्मल बात है। बल्कि एक क्विक कमेंट आपको दिलचस्प आपके नाज़रीन के लिए होगा, मैं नूर खान एयर बेस पे 10 अक्टूबर 2005 को मौजूद था, जब पूरी दुनिया की फ़ज़ाई क़ुव्वतें जो हैं वो पाकिस्तान में जो ज़लज़ले के मुतासरीन थे उसके लिए रिलीफ लेके आ रही थी। और एक बड़ा दिलचस्प और तारीखी वाक़या आपसे शेयर करूं कि मैंने देखा कि एक C-130 ईरान का लैंड हुआ जो कि मेडिकल सप्लाईज लेके आया था, और मेरे सामने जो शिनूक हेलीकॉप्टर 16 अमेरिका ने प्रोवाइड किए थे इन रिलीफ गुड्स को शुमाली इलाकों में लेके जाने के लिए, उन ईरानी जो क्रू मेंबर्स थे उन्होंने उस मेडिकल सप्लाई को उतारा और अमेरिकी जंगी जो हेलीकॉप्टर है शिनूक, उसमें उसको लादा गया और फिर उनके ताउन से पाकिस्तान के शुमाली इलाकों में ये इमदाद पहुंचाई गई। तो पाकिस्तान की जो अफवाज भी है, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं NDU में पढ़ाता रहा हूं, स्टाफ कॉलेज में पढ़ाता रहा हूं, वहां पे बैक वक्त उस कोर्स में ईरानी ऑफिसर भी होते हैं, अमरीकी अफसर भी होते हैं, बरतानवी अफसर भी होते हैं। तो पाकिस्तान इस तरह का जो फेक नैरेटिव है वो गुमराह करने की एक नाकाम कोशिश है, और जो संजीदा फैसला साज अमरीकी हैं वो इस तरह के झूठे बयानिए में मुझे यकीन है नहीं आएंगे। बिल्कुल ठीक। खालिद चिश्ती साहब, बड़ी मज़ाहिया सी बात लगती है कि हमने जहाज़ पार्क किए हुए ईरान के यहाँ पे और अमेरिका को पता नहीं चला, CBS बता रहा है। ये पॉसिबल भी है कि नूर खान एयरबेस के ऊपर हम पूरी दुनिया से नज़रों से छुपा कर वहाँ पे जहाज़, मज़े का कैसी बात है, लेकिन व्हाट्स योर कमेंट सर? बहुत शुक्रिया कामरान साहब, और ठीक आपने मज़े का खेज इसलिए कहा कि मैं थोड़ी सी और ज्यादा, मोहम्मद अली साहब ने भी एक गवाही दी और मैं तो कुछ हफ्ते पहले नूर खान एयरबेस पर था। अच्छा। तो मुझे अब बीइंग अ पायलट मुझे नहीं समझ आया कि ये जहाज कौन से खड़े हैं, और मेरी क्यूरियोसिटी होनी चाहिए थी कि वहाँ पूरा टारमेक नजर आता है जब आप वहाँ खड़े होते हैं टारमेक पर। तो मैं तो खुद वहाँ था किसी और सिलसिले में, तो मुझे तो कोई दूर दराज पाकिस्तानी एयरफोर्स के जहाजों के अलावा कोई नजर नहीं आया। पहली बात तो ये।
दूसरी बात यह है कि जो मोहम्मद अली साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि कमर्शियली अवेलेबल है अमेरिकी जो मिलिट्री जो सैटेलाइट्स हैं, वो तो शायद नंबर प्लेट के अंदर जो शायद मोनोग्राम है उसको भी उठा लेंगे कि ये कौन बात सा सही है। मोनोग्राम है। तो एग्जैक्टली सो स्ट्रेंज उनको भी कि उठा उनको इतने इतने बड़े जहाज खड़े हुए नजर नहीं आए, और फिर पाकिस्तान से ज्यादा सॉरी टू से वो इल इन्फॉर्म्ड कौन होगा कि जिसको ये नहीं पता कि ये सैटेलाइट से। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है ऑन द लाइटर नोट कि ऑफ ऑल द एयर बेसिस नूर खान एयरबेस ही मिला था हमें भी कि हम उसी जगह खड़े करेंगे जो जहां सबसे बड़ा पे इंटरनेशनल जहां पर वैसे भी अमेरिका और ईरान के जहाज आ रहे थे जहाज आ रहे पार्टिसिपेट थे, करने के लिए जेडी मुज़ाकरात। नो लेस देन अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट आ कमरान रहे थे। साहब जहां पे जेडी वांस ने लैंड किया था, जेडी जहां वांस, पे हाँ। जेडी वांस जी, ने जी। भी वहीं पे लैंड वहीं किया पे था, ईरान के उनको भी त्यारे छुपा रहे उनको थे। उनको भी नजर नहीं आया कि यार ये तो ईरानी जहाज खड़ा हो। सही बात है, नहीं, सही बात है। मैं आपको और ज्यादा बता देता हूँ क्लोज, जहां पे जी, जी। जेडी वैंस का जहाज खड़ा था ना, उसके जो पार्किंग का जो टारमेक है वो एक कंटिन्यूस टारमेक है। तो अच्छा। अगर ये जहाज खड़े होते तो जो वाइस प्रेसिडेंट अमेरिका के अपनी खिड़की में से देख लेते कि साइड पे जहाज किसके खड़े हैं। तो ये सही बहुत बात है। स्ट्रेंज थिंग। Exactly. मैं इसलिए आपको ज्योग्राफिकल ओरिएंटेशन के पॉइंट से बता रहा हूँ कि वो एक ही टारमेक है जिसके एक साइड पे वीआईपी है, दूसरी साइड पे बाकी नॉर्मल हमारे जहाज खड़े होते हैं। बिल्कुल तो वो ठीक। तो खिड़की से नजर आ जाता है कि किसके जहाज खड़े हैं। तो इससे ज्यादा क्या कमेंट करें और आपका टाइम ले इसके ऊपर। बिल्कुल ठीक है सर। मैं अगर जौहर सलीम साहब आपको थोड़ा सा ले जाऊँ अब इस तरफ के, इस वक्त जो व्हाइट हाउस के अंदर मीटिंग हो रही है और कल जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि सीज फायर जो है वो है इस वक्त उसके ऊपर लाइफ मशीन के ऊपर, आई थिंक उन्होंने ये लफ्ज यूज किया कि लाइफ सपोर्ट। हाँ लाइफ सपोर्ट के ऊपर है वो। और ईरान ने कहा कि दोबारा हमला हुआ तो 90% यूरेनियम एनरिचमेंट शुरू हो सकती है। दूसरी तरफ जैसे आपको मैंने बताया कि व्हाइट हाउस में अहम सिक्योरिटी इजलास में 3 ऑप्शन, तीनों के तीनों में ऑलमोस्ट अटैक की बात की जा रही है। बहरी आबदोज एंटर की जा रही है जिब्राल्टर के अंदर। तो आपको क्या लग रहा है, मुज़ाकरात अब खत्म होने जा रहे हैं या खत्म हो चुके हैं, वॉर शुरू होने लगी दोबारा? जी देखें, एक तो खैर ये जो ऑप्शंस की बात है, और मैं ये कुछ दिन पहले भी मैंने कहा था कि ये ऑप्शन जो है ज़ेरे गौर रही हैं। जी। और उस वक्त कुछ मुबसरीन ने कहा था कि देखें जी इसकी तो कोई जो है ना कोई इम्कान ही नहीं है इस चीज़ का कि वो बूट्स ऑन द ग्राउंड लेके आए, बिकॉज उसमें कैजुअलिटीज हो सकती हैं। जी। तो मैंने कहा था कि हाँ जी बिल्कुल ऐसी ही है, लेकिन जी सारी ऑप्शंस वो हाँ, देखते एक तो ऑप्शन हैं। में तो बूट ऑन द ग्राउंड है जिसमें वो कह रहे हैं कि ईरान के एनरिच मेरे ख्याल ज़खायर पे आपके कब्जा किया। प्रोग्राम में भी ये बात जी, जी, आपके जी। प्रोग्राम में भी ये बात हुई थी, शायद आपने कहा था। तो अब देखें, अब वो दोबारा से वो ऑप्शन, क्योंकि वो ऑप्शन कभी उन्होंने छोड़ी नहीं है, वो इसलिए अहम है कि वो जो 440 किलोग्राम जो अफजूदा यूरेनियम है 60%, वो एक क्रिटिकल पॉइंट है उनके लिए, अमेरिका के लिए भी और इसराइल के लिए भी। एक तो ये चीज है। अच्छा, दूसरा ये देखें हो क्या रहा है इस वक्त। एक तो जाहिर है कि दोनों साइड से, और ये मैं कुछ अरसे से कह रहा हूँ कि वो ये नजर नहीं आ रहा कि जो प्रपोजल्स और काउंटर प्रपोजल्स हैं वो उसमें कुछ उनकी आपस में जो पर्सपेक्टिव्स हैं कोई क्लोज आ रहे हैं, उनकी पोजीशंस जो सी हैं वो वही उसको रिपीट ही कर रहे हैं थोड़ा बहुत फर्क के साथ। अब एक इम्कान था कि चलें जी उस चीज पे आ जाएं, तो मैंने इस्लामाबाद टॉक्स में भी कहा था कि जी चलें एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कर लें, सिर्फ जो है इस चीज के ऊपर एक ब्रॉड प्रिंसिपल ही डिफाइन कर लें कि जी अपना हुर्मस का कुछ कर लें, और जो है ना ये एक जंगबंदी का, और फिर ये ब्लॉकेट खत्म जी, कर जी। दें, और बाकी सारी चीजें जो थी चले उसके बाद मुज़ाकरात में हो 30 दिन की बात हो रही थी। लेकिन उसमें भी अमेरिकन जो है वो कुछ गारंटीज चाहते थे इस किस्म की कि जी एक तो ये उस अरसे में अगर ये नेगोशिएशन ज़ाहिर लंबी भी चल सकती हैं कि उस अरसे में एक वो जो है ना सस्पेंशन हो जाएगी यूरेनियम की, और साथ ही साथ वो जो 440 किलोग्राम यूरेनियम का मामला है। जी। अच्छा, वो बहुत अहम इसलिए भी है कि देखें ये जंग जब शुरू हुई थी तो उसकी वजह भी ये थी। लेकिन जोर साहब आपको लग नहीं रहा कि ईरान जो है अब तो वो इस तरफ आ ही नहीं रहा जो पहले बात की जा रही थी? ईरान तो जी, अब अपने न्यूक्लियर रिचमेंट वाले मटेरियल को देने पे आमादा ही नहीं हो रहा, किस तरफ आ ही नहीं रहा। आपको क्या लग रहा है कि ये तो बहुत जी बड़ा स्टम्बलिंग बिल्कुल, ब्लॉक मैं नहीं उसी बन रहा? तरफ जी, मैं जी, उसी तरफ आ रहा हूँ। जी, जी, आ देखें, जाए। अब ईरान की भी पोजीशन जो सी है ना, आपको पिछले दिनों से ये बिल्कुल एक तासुर मिल रहा है कि थोड़ी सी पहले से हार्डन हो रही है जो है, जी, जी, क्योंकि जी। कुछ मौके पे जब ये इम्कान था कि वो थोड़ी सी लचक दिखाएं। अब उसकी वजह क्या है, और उस पर मैं ये बात करता रहा हूँ कि देखिए ईरान के अंदर अब बहुत से मुबसरीन फिर ये कह रहे थे कि जी वहां पे बिल्कुल जी एक मुकम्मल हम आहंगी है और कोई ऐसी वो नहीं है, लेकिन मैं कह रहा था कि नहीं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन मुझे लग रहा है कि वहां पे जी। है, और प्रेगमेटिस्ट जो है और जो हार्डलाइनर्स हैं उनके बीच में वो बात अभी तक जो सी है ना थोड़ी सी अटकी हुई है। जी, जी। तो अब ये लग रहा ये है कि ईरान में थोड़े से इस वक्त एक तो जो हार्डलाइनर्स हैं वो ज्यादा इस वक्त जो है ना समझ लें उनका जो इस वक्त नहीं, ज्यादा लेकिन ईरान क्यों चलता है सोच इस रहा है चीज कि के वो ऊपर। जो सोच रहा है वही हो जाएगा? ऐसा देखिए क्या हो अब गया है? उसकी वजह है ना, उसकी देखिए दो वजह तीन क्या है? वजूहात। एक तो ये है कि जो है ना वो एक नैरेटिव वहां पे ऐसा बिल्ड किया गया है
कि जी ये अब ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस जो सी है ना, वहां पे तो दीवारों पे उन्होंने पोस्टर्स लगा दिए, तकरीरों में कहा गया कि ये तो अब हमारी है, और जो है ना, और इसी तरह न्यूक्लियर पे हम किसी कीमत पे भी वो नहीं करेंगे। तो वो इतना ज्यादा वो जो नैरेटिव जो है ना उसको बिल्ड किया गया, तो उसके बाद कई बार ये होता है कि फिर उसे वॉक बैक करना मुश्किल हो जाता है। और दूसरी चीज ये है कि देखें, जो जो हार्डलाइनर्स हैं, जिस और आईआरजीसी का इन्फ्लुएंस भी पहले से ज्यादा हो गया है, जी जी। तो वो अब उसकी वजह से वो जो हैं, जो मॉडरेट्स हैं, जो प्रेगमेटिस्ट हैं, पेजिशकियान जैसे लोग, अब इवन मैं कहूँगा कालिबाफ जैसे लोग, जो कि अब स्टेटमेंट्स तो सख्त दे रहे हैं, लेकिन वो तो स्टेटमेंट आप सख्त ये उनको कह रहे हैं देनी कि पड़ती हार्ड है अपनी लाइनर्स की सर्दी वजह से निकालने के लिए। ईरान का डिप्लोमेसी हार्ड हो एक गई है ये? जी, मैं ये समझता हूँ कि बिल्कुल ठीक वो उनका जो स्टांस है वो पहले से हार्डन ठीक है। हुआ है, ठीक। और अब वो लचक नहीं दिखा रहे। अच्छा, दूसरी चीज जो है, ये चीन वाला दौरा भी अहम है, ये क्योंकि देखिए उनके फॉरेन जी मिनिस्टर वहां पे गए थे अभी ईरान के, और वहां पे जाहिर है उनकी सर, इस पे मैं मुलाकातें दोबारा हुई। बात करूंगा। अभी मैं इस पे पूरा आ रहा हूं आपके पास, एक दोबारा राउंड पे आऊंगा, लेकिन पहले मैं जरा इस चीज़ को डिस्कस कर लूं। चाइना वाले दौरे पे बिल्कुल आपसे मैंने बात करनी है ज़रूर, जौहर साहब, लेकिन इससे पहले मैं जरा चिश्ती साहब, ये जो हार्ड स्टैंड कह रहे हैं ना जौहर सलीम साहब, वो हार्ड स्टैंड तो हमें नज़र आ रहा है, लेकिन क्या इन द वेक ऑफ दीज 3 ऑप्शन जो इस वक्त अमेरिका की व्हाइट हाउस में अहम सिक्योरिटी इजलास जो इस वक्त चल रहा है ट्रंप का अपने सिक्योरिटी एहलकारों के साथ, जो मैंने आपको बताया कि 3 ऑप्शंस हैं जो अमेरिकी मीडिया कह रहा है कि प्रोजेक्ट फ्रीडम दोबारा शुरू किया जाए, दोबारा फसाई हमले शुरू किए जाए, स्पेशल फोर्सेस के जरिए ईरान के एनरिच मटेरियल को जाके वहां से उठा लिया। किस हद तक ये तीनों में से कोई सी ऑप्शन या तीनों ऑप्शन की पॉसिबिलिटी है इस वक्त कि अमेरिका विल कम आउट ऑफ दिस, इससे पहले कि ट्रंप जाए चाइना बुध को? कामरान साहब, जो इन्होंने एक और ऑपरेशन फ्रीडम पहले भी अमेरिका ने किया हुआ है हिस्ट्री में से, वो था जब ईरान और इराक की जंग हो रही थी कुवैत के जमाने में। उस वक्त भी इन्होंने एक इसी तरह की प्रोटेक्शन की थी। जो इस वक्त इनके एसेट्स हैं, वो मेरे पास डिटेल्स हैं कि कितने ज्यादा, आई थिंक कम अज कम कोई 8 to 10 टाइम्स इनकी जो मिलिट्री प्रेजेंस थी नेवी की, वो ज्यादा थी इनको प्रोटेक्शन करने के लिए। मैं सिर्फ समराइज कर रहा हूं ताकि आपका टाइम बचाए। अमेरिका की? क्योंकि जी, अमेरिका ने प्रोटेक्शन दी थी ऑलमोस्ट। जो इस वक्त इनकी स्ट्रेंथ है डिस्ट्रॉयर्स की और क्रूज मिसाइल की, उससे जो 10 इनकी गुना ज्यादा उस उससे वक्त? 10 गुना ज्यादा थी, जो इन्होंने उस वक्त प्रोटेक्शन की थी। तो अब तो जब ये प्रेसिडेंट ट्रम्प ने अनाउंस किया था, तो मुझे उसी वक्त लगा था ये नॉन स्टार्टर है और मोर ऑफ ऑप्टिक्स है, क्योंकि फिजिकल के लिए इनकी वहां मौजूद है ही नहीं। और फिजिकली क्यों नहीं है? डिस्ट्रॉयर जब इतने करीब लाते हैं तो ईरान के जो ड्रोन्स हैं और उनके मिसाइल्स का निशाना बन जाता है। इस वक्त इनका जो इब्राहिम लिंकन है वो तकरीबन 1000 किलोमीटर पे दूर खड़ा है। तो अगर इतनी दूर आपका अपना एयरक्राफ्ट कैरियर खड़ा है, तो डिस्ट्रॉयर आप इतने करीब लाएंगे, वो तो ज्यादा इजी टारगेट है। तो आई थिंक वो नॉन स्टार्टर। डिस्ट्रॉयर जो बड़ी बोट है, मैं अगर लोगों को बता दूं, डिस्ट्रॉयर जो बड़ी बोट होती है, अगर हम नाकाबंदी की विजुअल्स दिखा सकें जो आप बात कर रहे हैं। जी जी जी, और फरमाएं। दूसरा आप कह रहे हैं कि कब्जा कर लें, एनरिचमेंट उठा के ले जाएं, वो भी नॉन स्टार्टर है। हाँ, अगर ऑप्टिकली करना है कोई ऑपरेशन करके और कहें कि हम ले आए और फिजिकली नहीं उठाना, फिर ऑप्टिकली हो सकता है जिस तरह फिल्मों में होता है। लेकिन इन रियल लाइफ मेरा नहीं ख्याल कि फुट ऑन ग्राउंड करने की अमेरिका इस वक्त कोशिश करेगा या अटेम्प्ट करेगा, बिकॉज उसके अंदर एक और ज्यादा जो ओपिनियन, जिसका आप इंट्रोडक्शन में बड़ा जबरदस्त रिलेट कर रहे थे कि कितनी ओपिनियन ड्रॉप हुई है, वो बड़ा खतरनाक है। क्योंकि ओपिनियन इनकी ऑलमोस्ट मार्जिनलाइज हुई हुई है। जो अप्रूवल रेटिंग है, जो जंग के खिलाफ प्रेसिडेंट ट्रम्प की अपनी, तो आई थिंक वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि वो और ज्यादा श्रिंक हो जाए कोई ऑपरेशन में। बेशक वो ऑपरेशन को कामयाब बाद में कहें, लेकिन मेरा ख्याल है कैजुअलिटीज अगर हो गई, जो कि पॉसिबल बड़ा स्ट्रॉन्ग चांस है कि हो सकती हैं, तो आई थिंक एक वो है। तो आई थिंक इनको दरमियाना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। और इस वक्त जो आखिरी बात इसके ऊपर ये है कि इनकी मिलिट्री इस वक्त एग्जॉस्ट हुई है फ्रॉम द स्टॉक पाइल्स पॉइंट ऑफ व्यू से। 45% एवरेज अगर तमाम वेपन्स की निकाल ली जाए तो वो डिप्लीट हो चुकी हैं। और अगर कामरान साहब इतना ज्यादा डिप्लीट हुआ है, तो ईरान को फिक्र नहीं है अपने डिप्लीशन का, क्योंकि उसने अमेरिका और इसराइल के खिलाफ लड़ना है। अमेरिका ने बहुत सारे अपने ग्लोबल टास्क अपने लिए रखे हुए हैं, सेल्फ क्रिएटेड। उसने इसराइल की हर शरारत को प्रोटेक्ट करना है, उसे यूक्रेन की जंग को सपोर्ट करना है, और ताइवान के लिए डिटरेंस क्रिएट करनी है चाइना को। बिल्कुल ठीक तो आई है थिंक ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा सर, बिल्कुल ठीक है। मैं एक ब्रेक लूंगा, ब्रेक के बाद ये आप कहें दरमियानी रास्ता निकाल। दरमियानी रास्ता क्या अमेरिकन प्रेसिडेंट के चाइना विजिट में निकल आएगा? क्या अमेरिकन प्रेसिडेंट चाइना को कहेंगे कि आप ईरान पे प्रेशराइज करें, उसको उस पर दबाव डालें, हम सबका आलमी मामला है, एनर्जी क्राइसिस का मामला है, चाइना भी इसमें पार्टी बने, चाइना भी इसमें हमारी हेल्प करे? ये होगा, इस तरह दरमियानी रास्ता निकलेगा या किसी और तरीके से? और इसके ब्रेक के बाद आपसे शेयर करूंगा, फॉरेन अफेयर्स मैगजीन ने बड़ी इंटरेस्टिंग एनालिसिस किया है अमेरिका का और चाइना का। क्या अमेरिका और चाइना के इस विजिट में, डोनाल्ड ट्रंप और जो प्रेसिडेंट शी के विजिट में, हैवी वेट विजिट, इनका जो मीटिंग है आपस में, इसमें से कोई हल निकलेगा? वो हल क्या हो सकता है? एक ब्रेक के बाद बात करते हैं जी। अमेरिकन प्रेसिडेंट और चाइना के प्रेसिडेंट की जो मीटिंग है, उसके ऊपर दुनिया की नज़रें फोकस हुई हुई है। उसकी बहुत बड़ी एक वजह
इस वक्त ये भी है कि ईरान का मामला हल नहीं हुआ। और वंस अगेन जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो ट्रंप वाइट हाउस के अंदर एक सिक्योरिटी मीटिंग ब्रीफिंग ले रहे हैं, जिसमें बज़ाहिर तो वो किसी तसादुम से नहीं चाहते करना, लेकिन वो तमाम ऑप्शंस के साथ इस ब्रीफिंग में जा रहे हैं कि अगर जोहरी प्रोग्राम और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में बात ना की गई ईरान की, तो अटैक दोबारा भी कंटिन्यू हो सकते हैं। अब फॉरेन अफेयर्स मैगजीन जो है उसने बड़ी इंटरेस्टिंग खबर दी है, उसने बड़ा इंटरेस्टिंग एनालिसिस किया है कि अमेरिका का असर रसूख जो है वो कम हो रहा है। एक काबिल भरोसा आलमी लीडर के तौर पे अमेरिका की जो फर्स्ट अमेरिका पॉलिसी, जिसमें कोई असूल नहीं है, किसी दुनिया पे मुंह उठा के अटैक कर देना, उसमें वेनेजुएला देख लें, अब ईरान देख लें, और अपने एग्रीमेंट्स को ऑनर ना करना। तो फॉरेन अफेयर्स मैगजीन लिखता है कि दुनिया जो है, यूरोप जो है, दुनिया जो है वो अमेरिका को अब काबिल एतमाद साथी या काबिल एतमाद पार्टनर या सुपर पावर के तौर पर नहीं देख रही, सिर्फ अपनी ज़ाती मफादात पर मबनी एक ऐसी कंट्री के तौर पे देख रही है जो ज़ाती सफारतकारी करता है। अगरचे अमेरिका बहुत बड़ी फ़ौजी कुव्वत है, लेकिन वो कह रहे, वो समझ रहे हैं कि एक मुस्तकिल मिजाज लीडर ना होने की वजह से भी अमेरिका क्रेडिबिलिटी मुतासर हुई है। लेकिन क्या इसका मतलब ये लिया जाए कि दुनिया अब चाइना की तरफ देख रही है? फॉरेन अफेयर्स मैगजीन कहता है ऐसा भी हरगिज़ नहीं है, क्योंकि चाइना अगरचे अमेरिका की वीकनेस की वजह से दुनिया के 120 ज़ायद ममालिक का सबसे बड़ा तजारती शराकतदार बन चुका है। उसका लातीनी अमेरिका, अफ्रीका, जनूबी मशरक़ी एशिया में काफ़ी स्टेक है, चाइना का काफ़ी सरमायाकारी है, काफ़ी स्ट्रेटेजिक वो है। लेकिन चाइना पे भी दुनिया का एतमाद उस तरह नहीं है, क्योंकि चाइना का जो यूक्रेन वॉर के ऊपर रशियन प्रेसिडेंट के साथ खड़ा होना, वो यूरोप को उसने बड़ा पिस्ट ऑफ किया है। यूरोप बड़ा नाराज़ है इस बात से कि चाइना यूक्रेन वॉर में पुतिन के साथ खड़ा हुआ है, ना कि यूरोप के साथ खड़ा हुआ है। इस तरह ईरान की कुर्बत भी जो है चाइना की, वो भी दुनिया उसको अच्छे तरीके से, अच्छे उसमें डायनेमिक्स में नहीं देख रही। तो दुनिया मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ जा रही है। तो ना चाइना पे उस तरह पूरी दुनिया का एतमाद है, ना अमेरिका पे एतमाद है। अब चाइनीज़ प्रेसिडेंट और अमेरिकन प्रेसिडेंट की मीटिंग से इस वॉर में क्या निकल सकता है, ये सबसे अहम सवाल है। मोहम्मद अली साहब, क्या निकलेगा इस मीटिंग से सर? मैं समझता हूँ, देखिए, दो बुनियादी बातें बिल्कुल वाज़ेह हैं कि सदर ट्रंप जब से दोबारा वाइट हाउस में आए हैं, उनकी सोच ये थी कि वो एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से एज अ विक्टर के तौर पे चीनी सदर से जाके मिलें। और जबकि वो वेनेजुएला में रिजीम चेंज कर चुके हैं, उनका ख्याल था कि वो ईरान को भी सॉर्ट आउट कर लेंगे, और किसी हद तक एनर्जी सिक्योरिटी, जो कि ग्लोबल जो सप्लाई चेन है चीन की और उसका ग्लोबल इकोनॉमिक राइज है, उसके लिए क्रिटिकल है, उसमें उसको काफ़ी दबाव की पोजीशन से उस पर मिलेंगे, और उसके रिटर्न में वो रेयर अर्थ मिनरल्स हो या मार्केट एक्सेस हो अमेरिका का, उसके ऊपर बड़ा हार्ड बारगेन करेंगे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उनकी तवक्कुआत के बरखिलाफ़ उनके अहदाफ हासिल नहीं हुए हैं, और उनको चैलेंजेस का सामना है। बल्कि ईरान की देरपा जंगबंदी, और अगर तेहरान ने कोई फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी है, सदर ट्रंप को एक फेस सेविंग देनी है, अगले आने वाले मिड टर्म इलेक्शंस में उन्होंने इलेक्ट होना है, तो इस वक्त वो एक्चुअली चीन की जानिब देख रहे हैं कि वो भी अपना असर रसूख तेहरान के ऊपर इस्तेमाल करे ताकि देरपा जंगबंदी हो सके। तो बजाय ये कि वो उन पर दबाव डालते, इस वक्त वो उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो उनको हेल्प करे। तो मैं ये समझता हूँ कि इसकी वजह से जो बैलेंस ऑफ पावर जिस अंदाज में अमरीकी सदर चाहते थे कि वो राइज ऑफ चाइना को जितना डिले या डिसरप्ट कर सकें, उसमें उनको कामयाबी नहीं हुई है, जिसकी वजह से मैं ये समझता हूँ कि चीन का एक मुस्बत किरदार इस वक्त भी मौजूद है। और वो आलमी एक ऐसे टाइम पे, बड़ी दिलचस्प और आखिरी बात कमरान साहब, कि देखें, ये दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका ने बनाया था। अक़वाम मुत्तहिदा, UN चार्टर, ये सारी चीजें, आलमी इदारे तो अमेरिका ने बनाए थे। लेकिन आज, हाँ नहीं, मैं आलमी इदारों की बात कर रहा हूँ। आलमी कानून, अक़वाम मुत्तहिदा, वर्ल्ड बैंक, IMF, ये सब अमेरिका का बनाया हुआ निज़ाम है। आज सदर ट्रंप इसी निज़ाम को बिल्कुल इग्नोर करके, सरकुमवेंट करके इंटरवेंशन कर रहे हैं। और दूसरी जानिब चीन जो है वो कैपिटलिस्ट माशी निज़ाम का सबसे बड़ा बेनिफिशरी भी है, और आलमी कानून का सबसे बड़ा अलमबरदार भी है, और आलमी अमन का ख्वाह भी है। ये बड़ी ट्रेजिडी है हिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, कि जो निज़ाम का बानी है वो उससे जो है खिलवाड़ कर रहा है, और जो उसका बेनिफिशरी है वो उसके साथ खड़ा हुआ है। तो मैं ये समझता हूँ आने वाले दिनों में सदर ट्रंप को कुछ ऐसी प्रैग्मेटिक कॉम्प्रोमाइजेज
ईरान के साथ साथ चीन से भी करने पड़ेंगे, जिसके नतीजे में वो मैं समझता हूं कि दुनिया किसी हद तक इस्तेहकाम की तरफ जाएगी, क्योंकि उनको ये अंदाज़ा हुआ है कि हार्ड पावर, इंटरवेंशनिज्म और एक एक्सक्लूसिव पॉलिसी और इंटरनेशनल सिस्टम, आलमी कानून, आलमी अलाइंसेस, इन सब को इग्नोर करके अमेरिका ने अपनी पावर जो है और यूनिपोलर मोमेंट को वेस्ट किया है। बिल्कुल ठीक है सर, बड़ा आपने कॉम्प्रिहेंसिव बात की। जौहर सलीम साहब, क्या अमेरिका ये कह नहीं सकता चाइना से कि भाई देखें, मेरा तो प्रॉब्लम इतना बड़ा नहीं है, जब से इस वॉर का अगर सोल्यूशन कोई नहीं निकलता, जितना बड़ा मसला पूरी दुनिया का, खासतौर पे आपका भी, आपकी 80-90% इंपोर्ट्स ऑयल वगैरह एनर्जी चाइना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज से आती है, वो रुकी हुई है। तो आपके भी इंटरेस्ट में है कि ईरान को कन्विंस करे, दुनिया के इंटरेस्ट में भी ईरान को कन्विंस करे, हमारे भी इंटरेस्ट में। तो क्या प्रेसिडेंट शी क्या कहेंगे उसके बाद कि नहीं मैं कुछ नहीं करूंगा, या वो आगे बढ़ के करवा ही देंगे एग्रीमेंट? जी बिल्कुल। एक तो है, अली साहब ने सही कहा कि एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से चाइना नेगोशिएशंस में आएगा, जो पहले शायद अमेरिका के हिस्से में आनी थी। अभी सिचुएशन थोड़ी सी मुख्तलिफ है। अब जो इश्यूज डिस्कस होने हैं बिल्कुल उसमें ईरान का होगा, लेकिन उससे पहले मैं 2-3 और इश्यूज का भी जिक्र कर दूं जो जी। लाइकली हैं डिस्कस होने के। एक तो ट्रेड और टेक्नोलॉजी, क्योंकि ट्रेड में क्या हो रहा है कि उसमें अमेरिका जाहिर है उन्होंने टैरिफ्स लगाए थे, एक प्रोटेक्टिव मेजर्स लिए थे, प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स रादर। चाइना क्योंकि चाइना की तो सारी इकोनॉमी ही ट्रेड पे डिपेंड करती है ना, उनका मॉडल ही सारा एक्सपोर्ट बेस्ड मॉडल है। बिल्कुल। तो वहां पे फिर टेक्नोलॉजी डिनाई कर रहे थे चाइना को बहुत से जो है ना फील्ड्स में, उसकी बात होगी। फिर देखें ताइवान की बात हमेशा होती है। ताइवान पे चीनी क्या कह चाहते हैं, वो चाहते हैं कि जी अमेरिका की जो डिक्लेरेटरी पोजीशन है वो ये है, वो कहते हैं कि जी ठीक है ताइवान की इंडिपेंडेंस को हम सपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन चीन कहते हैं कि नहीं, आपकी पोजीशन ये होनी चाहिए कि आप अपोज करेंगे जो है ना कोई ऐसी अगर वहां पे और वो जो tendency आप हुई। उनको प्रोवाइड कर रहे हैं मिलिट्री की सपोर्ट बिल्कुल, खुफिया तौर पे, वो भी नहीं रोका करेंगे। हुआ है, जी। जो कि रोका हुआ है ट्रंप ने। अभी जी। तो वो जो है अभी वो जी। कुछ मिलिट्री साजो सामान था जो कि अभी नहीं दिया उनको। ठीक है। अच्छा, फिर तीसरी चीज जो ईरान डिस्कस होगा जाहिर है वो हम है। अच्छा, ईरान पे जो बात आपने की सही है, बिल्कुल प्रेसिडेंट ट्रंप ऐसी लाइकली है इसी तरह की बात करेंगे, उनसे एक किस्म की मदद मांगेंगे, लेकिन इस पे राय में मांगेंगे कि देखें हमें तो इससे फर्क इतना नहीं पड़ता हाँ, जितना आपको पड़ता है, यू नो, यही तो यही आपके लिए ज्यादा जरूरी है। अच्छा, चीन का रिएक्शन जो है, क्योंकि चीन का रिएक्शन हमेशा उनका जो है ना बड़ा धीमा और जो है ना नॉर्मली बड़ा एक सगेशियस या वाइस किस्म का होता जी। है। तो चीन ये कहेगा, मेरा अंदाजा ये है, चीन कहेगा कि जी बिल्कुल हम ये डिस्ट्रप्शन नहीं चाहते, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि ये आपको हेल्प करता है या हमें करता है। हम चाहेंगे कि अपना हुर्मस बिल्कुल खुले, ये सारी जो सप्लाई की डिस्ट्रप्शन है खत्म हो, और हम ईरान को ये जो है ना बावर कराने की कोशिश करेंगे। तो वो इस किस्म की बिल्कुल यकीन दहानी देंगे, लेकिन ये नहीं कहेंगे कि गारंटी देंगे कि जी हम बहुत ज्यादा पुश कर देंगे उनको। वो कहेंगे जी हाँ हम उनसे बात करेंगे, हम उनको कन्विंस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। लेकिन उसके बदले में फिर वो जाहिर है कि जो ये ताइवान है, ट्रेड, टेक्नोलॉजी। फिर एक और चीज अहम है इस वक्त जो है ना, देखें एआई जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या हो रहा है इस वक्त, उसमें कुछ बहुत ही ज्यादा पेशरफ्त हुई है। उसमें मुकाबला भी अमेरिका और चाइना का ही है। अमेरिका थोड़ा सा आगे है चाइना से, लेकिन बहुत बहुत करीब हैं दोनों इस वक्त ना। ठीक उसमें है। जिस तरह क्लॉड का एक मॉडल आया है जी, शायद क्लॉड माइथोस जी उसका जी। नाम है, जिसमें वो कैपेसिटी है कि वो पूरी दुनिया के जो सिक्योरिटी सिस्टम्स हैं उनको वो सर्कमवेंट कर सकता है, या उनको जो है ना वो ओवरकम कर सकता है रादर। तो वो अब जो है ना उसमें भी वो चाहेंगे कि कोई ताउन की बात हो आपस में, क्योंकि जाहिर है कि वो दोनों को सूट नहीं करेगा कि उसमें वो कंपेटिटिव हो जाए और फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है क्योंकि उस सूरत दोनों को नुकसान भी पहुंचा सकती है। सर तो बिल्कुल ठीक, मेरे आपका ख्याल में पॉइंट ये आ गया। ब्रॉड इश्यूज होंगे अब जो है जिसपे, और इसमें ईरान की बिल्कुल बात होगी, और ईरान पे चीन का मौकफ जो है वो मैं समझता हूँ कि बड़ा कंस्ट्रक्टिव होगा। ठीक है, जौहर साहब का बिल्कुल पॉइंट आ गया। मैं 3 सिनेरियो खालिद चिश्ती साहब के सामने रखना चाह रहा हूँ कि ये ईरान की इस मीटअप के बाद भी, सॉरी चाइना और अमेरिकन प्रेसिडेंट की मीटअप के बाद भी सिचुएशन अगर कुछ ना हो सकी और चाइना भी कुछ ना कर सका ईरान, तो एक सिचुएशन तो ये है कि सिचुएशन एज इट इज़ ही रहे, ये स्टेट ऑफ हॉर्मज में रहे, वो बाहर रहें। ये कब तक रह सकती है आपके ख्याल में? दूसरा, ये बॉम्बार्डमेंट स्टार्ट हो जाए। तीसरा ये कि अमेरिका उकता के यहाँ से निकल जाए और कहे कि हम जा रहे हैं। आपको तीनों में से क्या होता हुआ नजर आ रहा है सर? एज इट इज़ रहेगी, बम्बारमेंट हो सकती है, या अमेरिका चला जाएगा यूनिलैटरली के जा रहा हूँ बस मैं, बहुत हो गई? चिश्ती साहब। देखिए, जिस तरह एम्बेसडर जॉर्ज साहब कह रहे थे, मेरा ख्याल ये है कि ईरान अपने लीवरेज के लिए इस्तेमाल करेगा, और प्रेसिडेंट ट्रंप शायद इतने हफ्तों से अवॉइड यही करना चाह रहे थे, और आपने देखा वो कई दफा सॉफ्ट भी हुए और ऐसा इंप्रेशन हुआ कि डील होने वाली है,
और वो ईरान को इंसेंटिवाइज करना चाहते थे कि शायद ईरान मान जाए तो वो क्रेडिट खुद ही ले और पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ अमेरिका की ही रहे। अगर प्रेसिडेंट ट्रम्प जाते हैं, अप्लाई करते हैं और विदाउट एनी एग्रीमेंट जाते हैं, तो फिर जाहिर है पोजीशन आपने जो बार्गेनिंग है नहीं, वो विदाउट एनी एग्रीमेंट ही जा रहे हैं सर वो तो। मैं ये कह रहा हूं कि अगर नहीं, उसमें से भी कुछ ना निकला फिर क्या होगा? चाइना के मीटअप के बाद भी अगर चाइना भी कुछ ना कर सका ईरान के मामले में, फिर देन व्हाट? मेरा ख्याल है कि देखिए मिलिटरीली उनके पास ऑप्शंस बहुत कम रह गई हैं। आई थिंक सिंबॉलिकली अगर कोई स्ट्राइक हुई जस्ट ऑप्टिक्स के लिए और ब्रेकिंग न्यूज चलाने के लिए तो पॉसिबिलिटी है। अदरवाइज मेरा ख्याल है कि वापस भी आने के बाद उनको नेगोशिएट ही करना पड़ेगा और जाहिर है ऑप्टिकली प्रूव करना पड़ेगा परसेप्शन में लोगों के हमने जीत लिया है, जबकि वो चाहेगा कि ईरान कहेगा कि हमने जीत लिया है। एक आखिरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट मैं ऐड करता चलूं कि ईरान के पास क्यों लीवरेज ज्यादा है, क्योंकि 2015 का जो JCPOA हुआ था वो आप याद करें कि 8 टन इनरिच्ड यूरेनियम ईरान ने रूस के हवाले किया था थ्रू कैस्पियन सी। अच्छा। ये तो सिर्फ 450 किलो है। तो आप इतना विजुलाइज करें कि ईरान के पास ये सबसे ज्यादा हर्टिंग पॉइंट है। वो कहता है कि मैंने आपको पहले भी दिया था तो हमें बारगेन में क्या मिला, और वो मुज़ाकरात 1.5 साल एक्सटेंसिव हुए थे और 5-6 साल से बिहाइंड द सीन चल रहे थे। तो आई थिंक ईरान भी अब बहुत कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में वैसे आ चुका है डिस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन मेरा ख्याल है दोनों विन विन क्लियर करके चाहे यहां पे करें, चाइना में होते हुए प्रेसिडेंट ट्रम्प करें या वापस जाकर करें, मेरा नहीं ख्याल कि ऑल आउट वॉर या जिस तरह का प्रेसिडेंट ट्रम्प पिक्चर दे रहे हैं उस तरह जाएगा। ये ऑप्टिकली हो सकता है वन शोडाउन और उसके बाद क्लोजिंग हो जाएगी। मैं जी एक ब्रेक के बाद आपको अपनी राय देता हूं कि यहाँ से क्या होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। मे बी आई एम कम्प्लीटली राइट और रॉन्ग, ये तो टाइम बताएगा, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि यहाँ से ईरान और अमेरिका के दरमियान क्या होता हुआ नजर आ रहा है एक ब्रेक के बाद। तो जनाब, जैसे अमेरिका के प्रेसिडेंट चाइना के प्रेसिडेंट को मिलेंगे तो जैसे आपको मैंने शुरू में बताया कि चाइना के प्रेसिडेंट देख रहे होंगे एक डिफीटेड प्रेसिडेंट को, और उनको डिफीट किसने किया है? चाइना के क्लोजेस्ट एलाई ईरान ने। तो जब तक चाइना के एनर्जी रिसोर्सेज का अगर उनके पास स्टॉक मौजूद है अभी 2-2.5 महीनों का, तो चाइना को कोई जल्दी नहीं होगी कि अमेरिका को इस दलदल से शिकस्त की फौरी तौर पर निकाले। लेकिन हमें तो इससे निकलना है। उसके लिए क्या किया जा सकता है? ये स्ट्राइक्स जो डोनाल्ड ट्रंप सोच रहे हैं व्हाइट हाउस में बैठ के, इससे तो दुनिया मजीद क्राइसिस में जाएगी। बहरहाल आपको रिपोर्ट करते रहेंगे। कल विजिट बड़ा इंपॉर्टेंट है और अगले 3 दिन में क्या वहाँ से निकलता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कल तक इजाज़त।